इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल में हमने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य में सर्वप्रथम पृथ्वीनाथ रासो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अन्य जो रासो हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज है सर्वप्रथम बिसलदेव रासो। 2 नंबर का जो रासो है वो है बिसलदेव रासो। इसके कवि हैं नरपति नाल है। बिसलदेव रासो के कवि हैं नरपति नाल है। इसका रचना समय 1212 विक्रम संवत है। 1212 विक्रम संवत है। अगर ईस्वी सन बनाएंगे तो इसमें से 57 माइनस कर देंगे, -57 कर देंगे तो ये ईस्वी सन बन जाएगा। तो 1155 ईस्वी में लिखा गया। सांबर के बिसलदेव चौहान, जिसको विग्रह राज चतुर्थ कहा जाता है, उसका राजकवि था नरपति नाल। तो नरपति नाल है वो बिसलदेव का राजकवि था। इसके बारे में एक ये दोहा आता है, 12 से 72 मझारी, जेठ बधी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो नालय ने यह रसायन आरंभ किया 1272 यानी 1212 विक्रम संवत 1212 में ये प्रारंभ हुआ था। अब इसमें रसायन शब्द आया तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। इस शब्द के कारण ही रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह एक गेय रचना है, वीर गीत के रूप में यह गेय रचना है, जिसमें कुल 128 छंद हैं। बिसलदेव रासो एक छोटी सी रचना है और इसमें कुल 128 छंद हैं। यह 4 सर्गों या खंडों में विभाजित है। 4 सर्ग हैं या 4 इसके खंड हैं जिसमें ये विभाजित है। तो खंड 1 में है, राजमती से बिसलदेव का विवाह है। राजमती थी वो मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री थी और उनका विवाह सांबर के राजा विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान से हुआ। इसको विग्रहराज भी कहा जाता है। अजमेर के अंदर सांबर राज्य था तो उस सांबर के राजा थे ये बिसलदेव। इसका वर्णन है वो, इसका विवाह का वर्णन मिलता है राजमती के साथ। दूसरे खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। अब यह घटना प्रसिद्ध है कि बिसलदेव शादी के बाद अपनी पत्नी राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले गए थे, क्योंकि सांबर के राजा थे और सांबर में नमक की खाने हैं, नमक पैदा होता है सांबर में। तो राजा बिसलदेव ने रानी को यह कहा कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हमारे तो नमक की खाने हैं। ये बिसलदेव ने ये बात बोली। तब राजमती थी वो, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और किशोर के कारण इन्होंने गर्भोक्ति बोली थी कि आपके तो नमक की खाने, एक उड़ीसा के राजा है वहाँ तो हीरे की खाने हैं। इस प्रकार की गर्भोक्ति बिसलदेव को चुभने वाली लगी और बिसलदेव और रानी से रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। बिसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं और पीछे से राजमती के जो विरह का वियोग का वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो दूसरे खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। उड़ीसा किस लिए गए? उससे रूठ करके हीरे की खान में गए, हीरा लाने के लिए। इसके बाद तीसरा खंड है राजमती का विरह। बिसलदेव हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं तो राजमती का विरह है वो इसका वर्णन किया गया है। और 12 मासा या षड ऋतु के रूप में वर्णन किया गया है। 12 मासा या षड ऋतु, 12 मासा होता है 12 महीनों में राजमती का विरह है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उन 12 महीनों में अलग अलग वर्णन इसका किया गया है। षड ऋतु वर्णन की या 12 मासा का प्रथम ग्रंथ इसको कह सकते हैं। षड ऋतु यानी 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और बिसलदेव का लौटना, बिसलदेव वापस लौटते हैं तो वो तीसरे खंड में है। इसके बाद भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना। भोज परमार हैं वो अपनी पुत्री को अपने घर वहाँ ले जाते हैं और बिसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर लाना और बिसलदेव जाकर के वहाँ से राजमती को फिर लेके आते हैं, यानी दोनों का पुनर्मिलन होता है। राजमती और बिसलदेव का पुनर्मिलन है वो चौथे खंड में वर्णित किया गया है। यह प्रेम परक रचना है। मेघदूत व संदेश रस की परंपरा में आती है ये। जैसे कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य लिखा था, जो खंड काव्य लिखा था, और संदेश रसक है वो अब्दुल रहमान ने लिखा था। इनकी रचना में ये प्रेम परक रचना है वो बिसलदेव रासो आती है। नारी जीवन की व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। राजमती के वीर्य का तो वर्णन है ही है, उसमें नारी जीवन की व्यवस्था के प्रति कवि की सहानुभूति भी है। इसमें एक पंक्ति आती है, स्त्री जन्म काई दियो हो महेश, और जन्म थारे घनाई नरेश। हे महेश, हे शिव,
हमें ये स्त्री जन्म क्यों दिया आपने। इस तरीके से ये नारी जीवन की व्यवस्था और लाचारी का वर्णन इसमें मिलता है, और कवि की नारी के प्रति सहानुभूति भी है। तो ये है बिसलदेव रासो, नरपति नाल्य द्वारा रचित। इसकी सामान्य विशेषता हमने पढ़ी। इसके बाद में 3 नंबर पर आता है परमाल रासो। तीसरे नंबर पर आता है परमाल रासो। इसके कवि हैं जगनिक, और ये 13वीं शताब्दी की रचना है। जगनिक द्वारा लिखित है और 13वीं शताब्दी की रचना है। जगनिक महोबा के राजा परमर्दी देव, जिनको परमाल कहा जाता है, परमर्दी देव या परमाल का आश्रित कवि था या राजकवि था। जगनिक हैं वो परमर्दी देव या परमाल का राजकवि था, आश्रित कवि था। इसमें परमाल के दो सामंत थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल नाम के 2 सामंत थे। उनकी वीरता का वर्णन है। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा और उदल के नाम पर इसको आलाखंड भी कहते हैं। इस काव्य का श्रेष्ठ गुण इसकी गेयता है, गाने योग्य है, ये गेयता है। यह काव्य 36 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में है? 36 खंडों में विभक्त है। लोकगीत शैली में लिखा गया एक वीर काव्य है। लोकगीत शैली में और लिखा गया एक वीर काव्य है। वीर काव्य है ये। इसमें एक प्रसिद्ध आता है, 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, 13 लो जिये शियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार। तो इस तरीके से वीरोक्ति, वीर भावना इसमें पाई जाती है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। परमाल रासो की भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो बुंदेलखंडी से प्रभावित है। बुंदेलखंडी भाषा है उससे प्रभावित है। तो इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से हुआ था और चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। चार्ल्स इलियट ने तो इसका नाम दिया था आलाखंड, इस नाम से प्रकाशन कराया, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने परमाल रासो नाम से नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था ये। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलाखंड नाम से सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। और परमाल रासो नाम से इसका सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में लिखा है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। हर गांव के अंदर हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ हर गांव के अंदर इनके शब्द सुनाई पड़ते हैं, और ये सिर्फ गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है वो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक स्वीकार किया है। जिस तरीके से पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक कहा है, उसी तरीके से परमाल रासो को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक स्वीकार किया है। इसके बाद अगली रचना है खुमान रासो। 4 नंबर पर आता है खुमान रासो। इसके कवि हैं दलपति विजय। खुमान रासो के कवि हैं दलपति विजय। मेवाड़ के शासकों बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का विशद वर्णन किया गया है। इस रासो में, खुमान रासो में, मेवाड़ के शासक हुए बप्पा रावल, वहां से लेकर के और महाराणा राज सिंह तक का वर्णन किया गया है। वैसे इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी की रचना माना है इसको। खुमान रासो को 9वीं शताब्दी की रचना मानकर और रासो काव्य में सबसे पहला ग्रंथ माना है कि रासो काव्यों में सबसे पहला ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है वो खुमान रासो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन महाराणा राज सिंह का तक का वर्णन मिलता है, 17वीं शताब्दी तक की रचना है इसमें। तब डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसको माना है कि 17वीं शताब्दी की रचना है, क्योंकि महाराणा राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। इसके पीछे रामचंद्र शुक्ल का तर्क है कि बाद में कोई रचना है वो प्रक्षिप्त थी, इसमें जोड़ दिया गया था। मूल रूप से इसको 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं और सबसे पहला रासो ग्रंथ इसको मानते हैं। लेकिन मोतीलाल मेनारिया इसको 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का विशद विवरण किया गया है। प्रमुख रूप से चरित्र नायक के रूप में महाराणा खुमान सिंह का चरित्र का वर्णन है।
महाराणा खुमान सिंह थे मेवाड़ के शासक, उनका चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। तो उनके खुमान सिंह के नाम पर इसका रासो का नाम है खुमान रासो, और उसके कवि दलपति विजय। भाषा शैली डिंगल है। डिंगल का मतलब होता है राजस्थानी भाषा के साथ अपभ्रंश भाषा मिली हो, हिंदी की प्रारंभिक हिंदी अपभ्रंश इसके साथ मिली हो राजस्थान के साथ में, तो वो डिंगल भाषा शैली है। इसमें कुल 5000 छंद हैं। कुल कितने छंद है इसमें? 5000। और इसका प्रधान रस है वो वीर रस है, वीर रस प्रधान रचना है ये। वीर रस के अलावा श्रृंगार रस का मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्रण मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। इसमें प्रमुख रूप से दोहा और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा और सवैया छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पुन्ना संग्रहालय में उपलब्ध है। इसकी हस्तलिखित प्रति अगर देखनी हो तो वो पुन्ना संग्रहालय के अंदर उपलब्ध है। खुमान रासो का एक उदाहरण है, किस प्रकार की भाषा थी, किस प्रकार रचना शैली थी, तो उसको उदाहरण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पीऊ चितोड़ ने आवियू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अगवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी गाल्या पिंजरे छुटन रो संदेह। तो इस तरीके से ये उदाहरण मिलता है खुमान रासो का। पीयू चितोड़ ने आवियू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अगबे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरियन देह, पंछी गाल्या पिंजरे छुटन रो संदेह। तो इस प्रकार का उदाहरण है वो खुमान रासो का मिलता है। इसके बाद में आता है नाम हमीर रासो। हमीर रासो इसके कवि हैं सारंगधर। सारंगधर कवि हैं और ये 13वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। कौन सी शताब्दी की? 13वीं शताब्दी की। रणथंभौर के शासक राव हमीर देव के शौर्य की गाथा है। रणथंभौर के शासक थे राव हमीर देव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1301 में युद्ध लड़ा था। 1301 में वीर गति को प्राप्त हुए थे हमीर देव। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे। तो उनकी वीरता, उनकी शौर्य गाथा का वर्णन है इसमें। हमीर रासो और सारंगधर इसके कवि हैं। इस ग्रंथ के केवल 8 छंद प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में उद्धृत किए हुए मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम नाम की एक रचना है, उसमें इस हमीर रासो के 8 छंद मिलते हैं। उन्हें देखने से लगता है कि यह एक वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ रहा होगा। उन छंदों को देखने से पता चलता है कि वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ रहा होगा। हमीर रासो के बाद में 6 नंबर पर आते हैं विजयपाल रासो। अगली रचना का नाम है विजयपाल रासो और इसके कवि हैं नल सिंह। कवि हैं नल सिंह। 1050 ईस्वी की रचना इसको माना जाता है। इस काव्य में वर्तमान करौली के विजयगढ़ राज्य के राजा विजयपाल सिंह के पराक्रम का वर्णन है। करौली के अंदर विजयगढ़ राज्य था और उस विजयगढ़ राज्य के राजा का नाम था विजयपाल सिंह। तो विजयपाल सिंह के पराक्रम का वर्णन है इसमें, उसकी वीरता का बखान इसमें किया गया है, उसकी शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। इस कृति के अब तक 42 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने छंद? 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पगराजा और विजयपाल सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसमें वीरस का परिपाक हुआ है, ये भी वीरस प्रधान ग्रंथ है। तो जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो सब वीरस प्रधान रचनाएं हैं। इन्हीं रासों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया था। तो ये मुख्य रूप से ये रासो आते हैं, इनका हमने अध्ययन किया।